जय हिंद विद्यार्थियों। भारतीय कैरियर इंस्टीट्यूट में जेट और सीयूईटी की लॉन्ग ईयर बैच में प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 का आज आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पश्चात आपके लिए पेपर का सॉल्यूशन लेकर भारतीय कैरियर इंस्टीट्यूट की अनुभवी और शानदार मददगार टीम आपके लिए उपस्थित है। मैं सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बुलाता हूं बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन के लिए बायोलॉजी में जूलॉजी सेक्शन को पढ़ाने वाले डॉक्टर जितेंद्र पलसानिया जी को। जितेंद्र पलसानिया जी आइए। आप जितेंद्र पलसानिया जी हैं और आप बायोलॉजी के जूलॉजी वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाएंगे। बॉटनी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपके पास मुकेश कुमार कुमावत जी आएंगे। मुकेश कुमार जी कुमावत, आइए मुकेश जी। मुकेश जी बॉटनी की क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। आपके पास क्वेश्चन के जैसे जैसे पीपीटी आती जाए आप अपने पेपर में उसका राइट मार्क करते चले जाएं। तत्पश्चात आप स्वयं उसका सेल्फ इवोल्यूशन करेंगे और स्कोर प्रिपेयर करेंगे, जिसका रिजल्ट आपको बाद में प्लेटफॉर्म पर बता दिया जाएगा। मैं जूलॉजी पेपर सॉल्यूशन के लिए जितेंद्र जी पलसानिया को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार साथियों। जैसा कि जेट के कोर्स में हमने देखा कि बॉटनी और जूलॉजी के बायोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जहाँ से जेट में हर बार सवाल बनते हैं हमने पेपर में भी पूरी कोशिश की है कि वहीं से आपको क्वेश्चन दिए जाए, और जहाँ जो मैक्सिमम फेमस सवाल होते हैं जो बन रहे हैं सेम उसी लेवल के सवाल आपको दिए जा रहे हैं। आपको ऐसा लगे कि पेपर सेम जैसे जेट के अंदर पेपर आता है सेम वैसा पेपर ही आपको सोल्व करने को मिले। तो हम इस कड़ी के अंदर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन। तो देखो पहला क्वेश्चन बॉटनी का है, तो मैं अपने साथी सर को बुलाऊंगा कि आप बॉटनी का ये क्वेश्चन सोल्व करें। लो। नमस्कार साथियों। सबसे पहले पेपर के अंदर बॉटनी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र किस कोशिकांग में होता है। यानी इसमें क्रेब्स चक्र की डिटेल पूछी है कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग है जो इसको कंप्लीट करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें कोशिका द्रव्य, दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तीसरा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा और चौथा है राइबोसोम। तो क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया है वो जीवों के अंदर कोशिकीय श्वसन के दौरान होती है। जीवों में कोशिकीय श्वसन के दौरान होती है। तो क्रेब्स चक्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्योंकि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसी में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। कोशिका द्रव्य के अंदर बात करें तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है। क्लोरोप्लास्ट में नहीं होगा और राइबोसोम में भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAM मार्ग किस अनुकूलन के लिए है। CAM मार्ग किस अनुकूलन के लिए है। CAM मार्ग होता है टेस्टिलियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो CAM मार्ग जो होता है वो शुष्क परिस्थितियों के अंदर होता है, मरुस्थलीय पादपों में होता है, जिनमें पानी की व्यर्थता को रोकने के लिए होता है। यानी शुष्क परिस्थितियों के अंदर पानी वैसे ही कम है और इसको रोकने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, उनमें CAM प्रोसेस या CAM पाथवे। तो इसमें राइट आंसर होगा शुष्क परिस्थितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जूलॉजी से रिलेटेड है, तो अपने साथीगण जीतू जी सर इसके बारे में सॉल्यूशन देंगे। नमस्कार साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ से अपने को पता है कि एक क्वेश्चन इस पोर्शन से ह्यूमन रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ से पूछा है मानव के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन किस वर्णक के द्वारा होता है, या कौन सा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन का
परिवहन करवाएगा। तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का मैक्सिमम 97% ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा। और ये भी पढ़ा कि आरबीसी के अंदर होता है एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं। और अगर अब ज़्यादा डिटेल में हम देखें तो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हीम और एक पार्ट होता है ग्लोबिन। अगर ऑक्सीजन की बात करें हम तो हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से ऑक्सीजन बाइंड होती है और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड से क्वेश्चन है। ब्लड से एक क्वेश्चन जेट के अंदर हर बार सवाल करता है। तो देखो ये क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? सही। देखो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ब्लड के अंदर दो पार्ट बोलते हैं हम ब्लड को दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा और एक होता है जिसमें होता है ब्लड कार्पल्स। क्या होगा? ब्लड कार्पल्स। तो हम पढ़ते हैं 55% ब्लड का पार्ट होता है वो प्लाज्मा बनाता है, 45% वाला पार्ट है वो कौन बनाता है? ब्लड कार्पल्स। और इसमें से लिक्विड वाला पार्ट कौन सा होता है? वो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे 90 से 92% तक वाटर होता है। तो इसने तरल भाग या लिक्विड पार्ट पूछा है, तो इसके अंदर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन, प्लाज्मा। आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं इसी के अंदर हम। हाँ देखो ये फिर इकोलॉजी से है। मैं अपने साथी सर को बोलूँगा कि आप प्लीज़ आइए और ये क्वेश्चन को सोल्व करें। देखिए क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा है CO2। तो CO2 लगभग 60% पार्टिसिपेशन करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। तो इसमें आंसर होगा CO2, पहला ऑप्शन। ऑप्शन होगा इसमें CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, ये जूलॉजी से संबंधित है, तो इसका सॉल्यूशन सर करवाएंगे। देखो ये क्वेश्चन फिर कक्षा 12 मानव जनन वाली चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। और देखो पूछा है महिलाओं में अंडाणु का निषेचन सामान्यतः कहाँ पर होता है? तो हम पढ़ते हैं कि निषेचन के लिए कौन सी जगह है जहां पर निषेचन हो रहा है। तो हम ये पढ़ते हैं कि देखो ये एक फेलोपियन ट्यूब बना रहा हूं मैं। इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। कौन सा पार्ट है? एम्पुला। और एम्पुला के इस पार्ट के अंदर स्पर्म और ओवा अगर सेम टाइम पे आएंगे तो उसी समय यहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में हो रहा है? एम्पुला में। तो ऐसा ऑप्शन है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाँ देखो अगेन बायोटेक्नोलॉजी से फिर क्वेश्चन है। आपको पता होगा बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि ये आपको एग्रीकल्चर में भी देखने को मिलती है, एग्रोबायो में भी और बायोलॉजी की प्योर बायोलॉजी के अंदर भी। तो इसमें देखा है डीएनए को विशिष्ट अनुक्रम स्पेशल सीक्वेंस पर काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है? देखो ये फेमस सवाल है बायोटेक्नोलॉजी का कि डीएनए को जो काटने का काम करता है उसको बोलते हैं हम रेस्टिकेशन एंजाइम्स, और जो डीएनए को जोड़ता है उसको बोलते हैं लाइगेज। तो रेस्टिकेशन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियेज कौन सा हो गया? ये। अब देखो एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज दो वेराइटी है रेस्टिकेशन एंजाइम्स की, पर यहाँ पर रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज की बात कर, एक ही एंजाइम दे रखा है। तो रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को स्पेसिफिक जगह के ऊपर काटता है। और इसमें हम पढ़ते भी हैं कि ये पूरे डीएनए की जांच करता है सबसे पहले, और जहां पर इसको इसके सीक्वेंस मिलते हैं, सीक्वेंस यानी कि पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस इसको जहां पर मिलेंगे वहां पर जाकर ये डीएनए को कट करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो गया सी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसके अंदर। हाँ देखो फिर ये पीसीआर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन दे रखा है कि पीसीआर में प्रयुक्त ऊष्मा स्थायी थर्मोस्टेबल, पीसीआर में प्रयुक्त ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो पीसीआर में प्रयुक्त ऊष्मा स्थायी थर्मोस्टेबल एंजाइम कौन सा है?
हम पढ़ते हैं कि एंजाइम अपनी विशिष्ट पीएच के ऊपर ही कार्य करते हैं, या इष्टतम तापमान के ऊपर ही कार्य करते हैं। हम पढ़ते हैं एंजाइमों के लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है 25 से लेके 40 डिग्री वाला एंजाइम यहीं पर कार्य करते हैं। पर एक एंजाइम है जो इससे ऊपर भी लगभग 80 डिग्री के ऊपर भी काम कर लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम थर्मोस्टेबल, ऊष्मा स्थायी एंजाइम्स है। ये ऊष्मा स्थायी एंजाइम्स बोलते हैं। ये है थर्वस एक्वाटिकस। थर्वस एक्वाटिकस है जो 80 डिग्री के ऊपर भी ये 80 डिग्री के ऊपर भी ये काम कर लेगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। हाँ, देखो अगेन बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है अपने कि उच्च वेग वाले सूक्ष्म कणों, यानी कि हाई वेलोसिटी से अगर आप किसी को फॉरेन डीएनए हो गया या मान लो टारगेट जीन होगा, इसको आप किसी सेल के अंदर डालना चाहते हो, तो कौन सी टेक्नोलॉजी किसके द्वारा पहुंचाओगे आप? देखो इलेक्ट्रोपोरेसिस नहीं है इसके अंदर, तो हम पढ़ते हैं कि 42 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर पहले हीट करते हैं डीएनए को, फिर आइस के अंदर रखते हैं, बर्फ में रखते हैं। यहाँ पे उच्च वेग से नहीं करवा रहे हैं। माइक्रो इंजेक्शंस में हमने देखा है कि माइक्रो इंजेक्शन प्लांट सेल के अंदर यूज करते हैं हम, यहाँ पे नहीं। बायोलिस्टिक जीन गन में क्या करते हैं हम? उच्च वेग के साथ क्या करते हैं, जो भी फॉरेन डीएनए या टारगेट जीन है जिसको हमको किसी होस्ट के अंदर पहुंचाना है, तो ये कौन सा होगा? बायोलिस्टिक्स। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखो, वो जहां पहले अपन ने बात की थी कि डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, तो डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है, ये बात की थी। काटने का काम करता है रेस्टिकेशन एंजाइम्स, और जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। तो देख पूछा है डीएनए लाइगेज काम क्या करतेगा? डीएनए को जोड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है जोड़ने वाला? ये डीएनए खंडे को जोड़ने वाला। जॉइंट डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ये जॉइंट करेगा। अगेन ये क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूं। डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है? देखो एक दे रखा है आपने डाउन सिंड्रोम, आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोमल सिंड्रोम्स के अंदर कि डाउन सिंड्रोम का 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी स्टेज आ जाएगी। कब है? 21वें क्रोमोसोम में। 21वें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी स्टेज यानी कि 3 का पेयर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ ले कि ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जिसमें एलिंग गुणसूत्रों में, क्योंकि 21वां क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में काम नहीं करता, ये एलिंग निर्धारण यानी लिंग निर्धारण में इसका कोई योगदान नहीं है, और इसमें ट्राइसोमी स्टेज आ जाती है, यानी कि 2 की जगह 3 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें बढ़ गए। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी स्टेज आ जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। अगेन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, मैं सर को इनवाइट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। देखिए अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स से। मटर में मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए थे, तो सीधा सा आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। 7 लक्षणों में कौन कौन से थे? जैसे बात करें अपन पौधे की पादप की लंबाई, बीज का आकार, फली का आकार, बीज का रंग, ये सारे लक्षण मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ मटर के पौधे में ही किए थे। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे? 7। इसका राइट आंसर होगा 7 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए से रिलेटेड है। एडेनिन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? तो एडेनिन और थाइमिन की बात करें तो ये होते हैं नाइट्रोजनी सार, नाइट्रोजनी बेस। एडेनिन और थाइमिन होते हैं नाइट्रोजन बेस। एडेनिन और थाइमिन इसके कंपेरेटिवली होता है जैसे जी और सी, गुआनिन और साइटोसिन। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो इजी क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक।
जेडी वॉटसन और FSH क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये वाला। इसके अंदर बीच में बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा रहता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा रहता है। ये जो मॉडल था वो डबल हेलिक्स मॉडल था, इसमें DNA के डबल हेलिक्स थे, 2 लड़ियाँ थी, और ये किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्ध संरक्षणात्मक प्रतिकृति का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो वॉटसन और क्रिक ने तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मिचेल्सन और स्टाल ने। ऊपर गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिचेल्सन एंड स्टाल, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन जूलॉजी से है, तो सर करवाएंगे इसको। देखो अगेन जो क्वेश्चन है अपने वो एनिमल किंगडम से है। आपको पता होगा हर बार जेट में 2-3 सवाल इस चैप्टर से करता ही है, और आर्थ्रोपोडा से बहुत ज़्यादा बार सवाल आने के चांस होते ही है। तो हमने भी ज़्यादातर क्वेश्चन देने की कोशिश की है आर्थ्रोपोडा किंगडम से। इस बार जेट में भी सवाल था, तो एनिमल किंगडम से देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा एक कैरेक्टर लक्षण आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है? कौन सा आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है? तो देखो सबसे पहले तो ये करना कि नहीं पूछा है। सबसे पहले देखो पूछा है बंद परिसंचरण तंत्र, नहीं। आर्थ्रोपोडा में होता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है? इसके अंदर क्लोज नहीं होता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर ऐसे याद नहीं आए तो हम एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ते हैं, उसके अंदर कि वो ये कॉकरोच पढ़ रहे हैं हम, तो कॉकरोच में देखते हैं कॉकरोच किस किंगडम का है? आर्थ्रोपोडा से आता है। तो आर्थ्रोपोडा कॉकरोच में कैसा होता है? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये भी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी। देखो गतिशील जबड़े बता रखे, गतिशील जबड़े होते हैं इसके अंदर। खंडित शरीर, आर्थ्रोपोडा का नाम ही इसे पड़ा है, खंड युक्त शरीर पाए जाते हैं उसके ऊपर, और संधि युक्त पैर, जुड़े हुए पैर भी उसके अंदर पाए जाएंगे। तो बंद परिसंचरण तंत्र नहीं होता, इसकी जगह होता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो ये पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो नहीं में आ जाएगा बंद परिसंचरण तंत्र। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये फेमस सवाल है। देखो बहुत सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेरिपेटस किसके बीच की योजक कड़ी है? योजक कड़ी का मतलब हो गया एक जीव किसी दूसरे जीव में जा रहा है, उसके बीच में एक ऐसा जीव मिलेगा जिसमें दोनों के कैरेक्टर रहेंगे। जैसे पेरिपेटस की बात कर रहा है ये, तो इसमें सीधा याद रखना आपकी है। पी मतलब पेरिपेटस, किस किस की है? एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की है। तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की योजक कड़ी है। देखो इसका मतलब योजक कड़ी का मतलब एक चीज समझना आप, कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो सबसे पहले एनेलिडा आता है, फिर आर्थ्रोपोडा आता है। कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें एनेलिडा के कैरेक्टर भी है और आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर भी है, यानी कि आने वाले टाइम में इनमें इवोल्यूशन होगा और एनेलिडा वाले आर्थ्रोपोडा वाले कैरेक्टर हो जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ने वाले काम करता है, उनको बोलते हैं योजक कड़ी। तो पेरिपेटस एक जीव है जो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी का कार्य करता है। अगेन हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ देखो ये दे रखा है पोरीफेरा से, इसने दिया है पोरीफेरा में स्पॉन्जोसील कोशिकाओं युक्त कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? हम पढ़ते हैं पोरीफेरा का नाम ही पोरीफेरा क्यों पड़ा? क्योंकि उसके ऊपर पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, तो छिद्र युक्त शरीर होता है। तो ऐसे बात है कि स्पॉन्जिलार से एक पोरीफेरा मान लो, इसके अंदर बीच में ये होती है कोइनोसाइट सेल्स, सही। तो इनके अंदर होते हैं फ्लेजिला, जो वाटर केनाल सिस्टम का इनका निर्माण करते हैं। तो ये पूछ रहा है स्पॉन्जिला कशेरुकयुक्त कोशिकाओं से आच्छादित होती है, उसको क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट सेल्स। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। हाँ देखो अब फिर ये टिश्यू से क्वेश्चन पूछा है एक, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक घनाकार कोशिकाओं से बना है? कौन सा क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये क्यूबोइडल सेल से मिलकर बना हुआ है? देखो फेलोपियन ट्यूब में तो होता है, कौन सा टिश्यू होगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर?
ये फ्लेजिलर, फ्लेजिला से पाए जाते हैं जो ओवा के मूवमेंट करवाने का काम करते हैं, तो ये नहीं होगा। देखो पीसीटी के अंदर हम पढ़ते हैं, पीसीटी वाला पार्ट पढ़ते हैं, पीसीटी के अंदर यहाँ पे होता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यों होती है? देखो ये इसका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि अवशोषण के लिए ज्यादा से ज्यादा एरिया मिल सके। तो पीसीटी की उपला कोशिकाओं में ये पाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर देखो हाँ, केचुए के अंदर देखा है अपने को सेगमेंट्स, हमने पढ़ा कि अर्थवों में 120 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, लगभग 120 सेगमेंट से पाए जाते हैं। उसका कौन सा सेगमेंट है जिसके अंदर ये बोलता है क्लाइटेलम, क्लाइटेलम बोल रहा है, क्लाइटेलम खंड पाया जाता है। देखो एक मिनट, तो देखो 13 से 14 से 16 वाला खंड है, 14 से जो 16 खंड है उसके अंदर पाया जाएगा क्लाइटेलम। एक मिनट क्वेश्चन को, हाँ जो कौन सा रहेगा, जो 14 से 16 खंड पाया जाएगा, इसका आंसर होगा सेकंड। एक मिनट देखो, हम पढ़ते हैं अर्थवोम के अंदर, अर्थवोम आता है किसमें? एनेलिडा। एनेलिडा और आर्थोपोडा का हम विशेषता पढ़ते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि खंड पाए जाते हैं। तो ये आता है एनेलिडा में, और इसके अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं? लगभग 120 सेगमेंट्स होते हैं। इनमें से पूछा है क्लाइटेलम किस वाले पार्ट में होता है, लगभग 14 से 16 वाला खंड होता है, उसके अंदर क्लाइटेलम इनके अंदर पाया जाता है। तो सही आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बॉटनी का है, मैं साथी सर को इसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि वर्गीकी में अनिवार्य श्रेणियों की संख्या कितनी होती है। तो वर्गीकी के अंदर टेक्सोनॉमी में जब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन के दौरान जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, और टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज जो होती है वो होती है 7। टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज होती है 7। इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा 7। टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज होगी 7। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, आंसर होगा 7। इसके अंदर अगर बात करें तो सबसे ऊपर जैसे फर्स्ट कैटेगरी होती है किंगडम, फिर सेकंड की बात करें, किंगडम के बाद में प्लांट्स की बात करें तो होगा डिवीज़न, और यही अगर एनिमल्स के लिए यूज़ होता तो यहाँ पर यूज़ करते अपन फाइलम। सेकंड जो होगी उसमें होगा क्लास, फिर होगा ऑर्डर, नेक्स्ट होगा फैमिली, नेक्स्ट होगा जीनस, एंड देन लास्ट एंड नेक्स्ट होगा स्पीसीज। ये टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज है जो टेक्सोनॉमी के अंदर किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को कैटेगराइज करने के लिए यूज की जाती है। टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्विपद नामकरण प्रणाली किसके द्वारा दी गई है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द्विपद नामकरण प्रणाली, द्विपद नामकरण प्रणाली। द्विपद नामकरण प्रणाली का मतलब है कोई भी जीव है, वो प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है। प्लांट और एनिमल के अंदर इसका एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, और साइंटिफिक नेम के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो तो शो करता है उसके जीनस को, और सेकंड जो स्टेप होता है वो शो करता है उसकी स्पीसीज़ को। यानी ये 2 स्टेप जीनस एंड स्पीसीज़, ये दोनों मिलकर के किसी भी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का एक साइंटिफिक नेम, या प्लांट है तो बॉटनिकल नेम, और एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके अंदर जीनस पहला पद हो गया और स्पीसीज दूसरा पद हो गया। तो किसी भी पादप या जंतु के नाम में 2 पद हो गए, इसको कहते हैं द्विपद नामकरण। और ये प्रणाली जो है सबसे पहले दी थी कैरोलस लीनियस ने। तो राइट आंसर होगा इसका सेकंड, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील किसके फूलों की विशेषता है? कील किसके फूलों की विशेषता है? तो कील की बात करें तो ये जो कील होता है वो एक तो मटर के पौधे में और एक सेम के अंदर पुष्प का भाग होता है। जैसे मटर के पौधे की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की फूल के अंदर स्ट्रक्चर होती है। जो बाहर वाले सबसे पीछे की तरफ होते हैं वो तो होते हैं स्टैंडर्ड, साइड में होते हैं विंग्स, और नीचे की तरफ जो कवर करके रहते हैं वो होते हैं कील। तो कील जो होते हैं वो मटर के पौधे में और सेम के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों को ही कवरिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि इसमें स्वपरागण की प्रक्रिया आसानी से हो जाए। तो कील जो है वो सेम सेम के पादपों का करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है, जिसमें मेंजीफेरा दर्शाता है। तो इसमें मेंजीफेरा इंडिका ये आम का बॉटनिकल नेम है, मेंजीफेरा इंडिका। अभी बताया था, इसके अंदर एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि किसी भी जीव का, किसी भी पादप का अगर वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम अगर देते हैं तो उसके अंदर 2 पद होते हैं। पहला पद बताता है उसके जीनस को और दूसरा पद बताता है उसकी स्पीसीज को। पहला पद बताता है जीनस को, दूसरा पद बताता है उसकी स्पीसीज को। तो यहाँ पर पूछा है आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका, जिसमें मेंजीफेरा किसको इंडिकेट करता है? मेंजीफेरा किसको दर्शाता है? जीनस को। तो इसमें आंसर हो जाएगा जीनस वंश, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है केंद्रक, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये केंद्रक में भी 2 झिल्लियाँ होती है बाहर की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 झिल्लियाँ होती है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा होगा इसमें? लाइसोसोम। तो राइट आंसर होगा सेकंड, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में या किसका अपना डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किसका अपना डीएनए होता है? इसके अंदर ऑप्शन में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है। डिक्टियोसोम, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम में खुद का डीएनए नहीं होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेमी ऑटोनॉमस और सेल ऑर्गेनेल होता है। तो इसके अंदर जो डीएनए होता है खुद का ही होता है, ठीक है, बाहर से नहीं मिलता इसके अंदर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक क्या होता है? अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक क्या होता है? तो कोशिका भित्ति के अंदर बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकान, जो पेप्टिडोग्लाइकान है वो जीवाणु के अंदर होती है। सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज प्लांट सेल के बाहर की तरफ होता है। प्लांट सेल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। हेमी सेलुलोज की बात करें तो ये भी प्लांट्स के अंदर होती है। कवकों की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होगा काइटिन। काइटिन के अंदर जो कोशिका भित्ति होगी, सॉरी कवकों में जो कोशिका भित्ति होगी वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? 2 क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? सेल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अपन बात करें इसमें सेल साइकिल के अंदर 3 फेज पड़े होंगे। पहला जैसे सेल ग्रोथ, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन और तीसरा होता है डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल साइकिल के अंदर ये 3 फेज होते हैं, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। इसमें से जो ऊपर वाले दोनों फेज है वो इंक्लूड होते हैं इंटरफेज के अंदर। कौन सी फेज के अंदर? इंटरफेज के अंदर। ये जो इंटरफेज है, अगर किसी भी पर्टिकुलर सेल्स की बात करें, जैसे ह्यूमन सेल की बात करें, टोटल लाइफ साइकिल जो होता है ह्यूमन सेल का
24 हार्स का होता है, उसमें से 23 घंटे सेल इंटरफेज में बिताती है और लास्ट का 1 घंटा डिवीजन फेज में बिताती है। अब इसके अंदर पूछा है कि दो क्रमिक अहम प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था को क्या कहेंगे। तो कोई भी सेल है वो डिवीज़न करने के बाद में इंटरफेज में एंटर करती है और इंटरफेज में 3 स्टेप्स होते हैं, G1, S एंड G2। जैसे ही G2 फेज कंप्लीट होगा सेल वापस से डिवीज़न से करेगी। तो पहला डिवीज़न यहाँ पर ये डिवीज़न करके एंटर करी थी, दूसरा G2 फेज के बाद में डिवीज़न करेगी। तो इसमें पूछा है कि दो क्रमिक अहम प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था को क्या कहेंगे। तो पहली प्रावस्था एम फेज इधर है, दूसरी प्रावस्था ये, तो दोनों के बीच में जो फेज आएगी वो कौन सी आएगी, इंटरफेज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंटरफेज या अंतरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रावस्था या अवस्था या कोशिका चक्र के दौरान कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर रहती है। 2C में प्रारंभिक मात्रा, 2C में प्रारंभिक, स्टार्टिंग में क्या थी, डीएनए की मात्रा क्या थी, 2C। स्टार्टिंग में डीएनए की मात्रा थी 2C और वो कितनी हो चुकी है, 4C। तो ये 2C से 4C जो होती है डीएनए सेल साइकिल के दौरान जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज के अंदर 3 फेज चलती है, पहली G1, दूसरी S और तीसरी G2। इसमें जो S फेज है इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। S फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है और डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसके अंदर डीएनए की जो अमाउंट है, डीएनए की जो अमाउंट है वो 2C से 4C हो जाती है, 2C से 4C हो जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा है किस अवस्था में या कोशिका चक्र के दौरान कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर होगी। तो 4C स्तर पर होगी, तो 4C स्तर इस S प्रावस्था से पहले तो 2C थी, S अवस्था के बाद में जैसे S अवस्था कंप्लीट होगी तो कितनी हो जाएगी मात्रा, 4C। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, G2, यानी G2 फेज के अंदर डीएनए की जो मात्रा है वो 4C हो चुकी है। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, केवल G2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ए प्लांट सेल। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, प्लांट की बात करें तो प्लांट में सबसे बाहर होती है सेल वॉल, सबसे बाहर होती है सेल वॉल। और इससे थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर पूछा है पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा वॉल सेल वॉल के अंदर की तरफ होगी, क्यूटिकल नहीं होगी, एपिडर्मिस भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त बीजी पादपों में परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं। द पोलन ग्रेन्स इन एंजियोस्पर्म आर प्रोड्यूस इन। स्टिग्मा की बात करें तो ये फीमेल पोर्शन है, स्टिग्मा की बात करें तो ये स्त्री केसर का भाग है। पोलन ग्रेन्स या परागकण होते हैं वो नर पादप के नर भाग में पाए जाते हैं। ओवेरी स्त्री केसर का भाग है, स्टाइल स्त्री केसर का भाग है। तो राइट आंसर होगा इसका एंथर। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी की कौन सी परत विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। लघु बीजाणुधानी की अगर बात करें तो लघु बीजाणुधानी जो होगी, लघु बीजाणुधानी परागकोश के अंदर होगी, परागकोश कह सकते हैं या फिर एंथर। एंथर के अंदर बीच में तो होगा कनेक्टिव या योजी, और इसमें 4 कॉर्नर्स पर होंगी माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भरे रहते हैं माइक्रोस्पोर्स।
अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो इसमें बाहर से अंदर की तरफ एंटर करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेयर्स जो होती है वो 4 होती है। सबसे बाहर वाली परत की बात करें तो सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस, सेकंड की बात करें तो होगी एंडोथीसियम, थर्ड लेयर की बात करें तो होगी मिडल लेयर्स, और फोर्थ लेयर की बात करें तो होगी टेपिटम। ये सबसे इनरमोस्ट जो लेयर है टेपिटम, वो पराग कणों के कांटेक्ट में रहती है अंदर की तरफ, और ये पराग कणों को लगातार, विकासशील पराग कणों को लगातार पोषण प्रदान करती रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा टेपिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिसलयन का उत्पाद है द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन जो है वो आवर्तबीजी पादपों का लक्षण है। ट्रिपल फ्यूजन आवर्तबीजी पादपों का लक्षण है। पादपों के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया के लिए इसमें स्त्रीकेसर का सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, सेकंड वाला स्टाइल, और थर्ड वाला ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल आगे जाकर के कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो सेक में। एम्ब्रियो सेक के अंदर, एम्ब्रियो सेक की बात करें तो नीचे होगी इसमें 3 कोशिकाएं, ऊपर भी होगी 3 कोशिकाएं। ऊपर वाली जो 3 कोशिकाएं हैं निभाग की तरफ, उनको तो कहेंगे एंटीपोडल सेल। नीचे की तरफ जो 3 कोशिकाएं उसमें दाएं बाएं वाली जो कोशिकाएं हैं वो तो होगी सिनर्जिड सेल्स, और बीच वाली एक कोशिका है वो कहलाएगी एग सेल या अंड कोशिका। इस एग सेल के अंदर परागकण से निकलने वाली पोलन ट्यूब आकर के एंटर करती है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। पहला जब निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों के कॉम्बिनेशन से जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट जो बनेगा वो आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से बन जाएगा सीड। तो ये वाली जो प्रोसेस है, ये पहला फर्टिलाइजेशन हुआ। इसके बाद सेकंड जो मेल गेमीट होता है, 2 मेल गेमीट बनते हैं, पहला नरयुग्मक और दूसरा नरयुग्मक। दूसरा नरयुग्मक बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, उनके साथ अटैच होगा, और यहाँ पर 3 केंद्रक हो जाएंगे। जो 3 केंद्रक है वो 3 केंद्रकों का मिलना कहलाता है त्रिसलयन। 3 केंद्र आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको कहेंगे त्रिसलयन। ये जो त्रिसलयन की जो प्रक्रिया है उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है। तो इसमें ऑप्शन में देखें तो जाइगोट, जाइगोट तो फर्स्ट रिप्रोडक्शन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होगा, तो ये भी नहीं होगा। एम्ब्रियो भी नहीं होगा, सिनर्जिड सेल है, ये भी नहीं होगा। तो इसके अंदर आप ऑप्शन हो जाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या कंप्लीटली कहें तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या ऑप्शन होगा सेकंड PEN। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर प्रोफेसर R मिश्रा या प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैश्विक प्रजाति विविधता का प्रतिशत है। द ग्लोबल परसेंटेज ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब अगर इसमें बात करें अपन फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एरिया को इंडिकेट करता है। पूरे विश्व के अंदर भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, जबकि जाति विविधता की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 8.1। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब, अगला क्वेश्चन है, ये जूलॉजी से संबंधित है, तो इसको जूलॉजी वाले सर एक बार डिस्कस कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आपने बॉटनी के क्वेश्चन सोल्व किए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है अपना जूलॉजी का कि द सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन। सर्टोली सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अपने को पता है कि मेल नर के अंदर शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिकाएं, उनको सर्टोली कोशिकाएं बोलती है। तो मेल के अंदर कहाँ पे होगी? टेस्टिस के अंदर। तो इसका आंसर होगा पहला।
तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो देखो आपने बायोलॉजी के क्वेश्चन सारे सोल्व किए होंगे। ये 1 से लेके 40 तक बायोलॉजी के सवाल थे। उम्मीद है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए मैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए मैं अपने साथी सर को बुलाना चाहूँगा। ये देखो आपने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। हाँ, एक इसमें ये क्वेश्चन था, मानव में गर्भधारण की सामान्य अवधि कितनी होती है। ये शायद पहले नहीं हुआ था। तो गर्भधारण के लिए बता रखा था 9 महीने होते हैं ह्यूमन के। कितने? 9 महीने। अब 9 महीने को इंटू कर लो आप, एवरेज 1 महीने में 30 दिन भी मान के चलो तो लगभग 270 दिन हो गई। तो इसके इर्द गिर्द एक ही ऑप्शन है 280, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके बायोलॉजी के कंप्लीट सवाल सोल्व हुए। आगे मैं एग्रीकल्चर के लिए साथी सर को बुलाना चाहूँगा। तो देखो बायोलॉजी के सिंपल ही सवाल थे। हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि जहाँ से जेट के अंदर सवाल आते हैं उन्हीं टॉपिकों को ज़्यादा कवर किया जाए। आपने देखा होगा कि जेट में बॉटनी से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो हमने कोशिश की कि बॉटनी से ज़्यादा सवाल दिए जाए। जूलॉजी का बहुत कम पोर्शन होता है, पर जूलॉजी का पोर्शन ऐसा होता है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर हम दे सकते हैं। आगे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए मैं साथी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा।